हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RS-MEN 2025 पेपर 4 की आंसर की। वैसे आंसर की यूट्यूब पर कई टीचर्स ने अपलोड की है, आपने देखी भी होगी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो किसी भी टीचर ने अभी तक अपलोड नहीं की। केवल जो छोटे क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 20 तक या कुछ ट्रांसलेशन वाले, केवल उन्हीं की आंसर की अपलोड की है। जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपका ये हो गया पैराग्राफ राइटिंग, और एक हो गया आपका लेटर राइटिंग, एक हो गया आपका एलेब्रेशन, और एक हो गया आपका लेटर के साथ आपकी ये रिपोर्ट राइटिंग भी आ गई, एक हो गया आपकी प्रेसी राइटिंग, और एक हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी आंसर की किसी भी टीचर ने अपलोड नहीं की। अपलोड नहीं करने का मतलब है कि उन्होंने बोर्ड पे इसको करके नहीं बताया, जैसे स्टूडेंट्स को बाकी क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहे थे उस तरीके से किसी भी टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिख के नहीं बताया। क्लियर? तो अब जैसे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि भाई जैसे उन्होंने कहीं से वो लिख के लिया है, गूगल पे देख के या कोई AI चैट GPT वगैरह पे देख के वो आंसर लिख के लिया है, और उन्होंने उसको आंसर्स को, जैसे प्रेसी राइटिंग है या फिर लेटर राइटिंग है, उसको फिर उन्होंने क्या किया, रीड कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि उनका कहना है कि ये तो जो विद्यार्थी है उनका कहना है कि भाई ऐसे जो मैटर है ये तो इंटरनेट पे दुनिया भर का उपलब्ध है। आप इंटरनेट पे देखोगे तो हर टॉपिक पे कोई ना कोई मैटर आपको, और सैकड़ों मैटर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यही स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या आपने देखा भी होगा, जो भी स्टूडेंट्स RS के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मालूम है कि यही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या उनको इन्हीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं प्रेसी राइटिंग को। सबसे पहले मैं प्रेसी राइटिंग को ले रहा हूँ। पैराग्राफ राइटिंग का वीडियो भी आपको आएगा, लेटर राइटिंग का भी आएगा, रिपोर्ट का भी आएगा, एलेब्रेशन का वीडियो भी इसके बाद आएगा। लेकिन प्रेसी राइटिंग को मैं पहले ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में फेस करनी पड़ती है। अब देखो, जैसे ये वीडियो, ये टॉपिक है, ये मैटर लिखा हुआ आ गया। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इसको पढ़ के स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि इस मैटर में, इस पैराग्राफ में जो पैसेज आपको दिया हुआ है, इसमें इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जब मीनिंग ही उनको पता नहीं होगा या वो पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो उसको प्रेसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि पूरे राजस्थान में एक भी टीचर ऐसा नहीं है जिन्होंने ये जो टॉपिक है इनको बोर्ड पे उसको करके बताया हो। और यही समस्या ऑनलाइन क्लासेस में भी आती है या ऑफलाइन क्लासेज, जो दोनों में ये समस्या आती है कि कोई भी टीचर उनको लिखना नहीं सिखाता। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता। जब लिखना नहीं आता तो वो लिखेंगे कैसे? और फिर अगर टीचर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए था, वैसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब फालतू की बकवास। जब स्टूडेंट्स को लिखना ही नहीं आता, ग्रामर के यूजेस डेस्क्रिप्टिव में कैसे करने चाहिए ये उसको नहीं आते, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे प्रेसी राइटिंग करते हैं, कैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कैसे लेटर राइटिंग करते हैं। कोई लिखा हुआ पहले से यहाँ मौजूद नहीं है, सब कुछ मैं आपके सामने एक एक लाइन आपको लिख के बताऊंगा। साथ में ये भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए था, या अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में। दूसरी बात, एक ही बात को हम 2-3 तरीके से, 3-4 तरीके से कैसे लिख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हम ये जो आपके सामने पैसेज आपको नज़र आ रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ के आपको समझना है। और देखो स्टूडेंट्स, प्रेसी राइटिंग करने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। प्रेसी राइटिंग के मैंने वीडियोस भी यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो मेरे इसी चैनल पे। फिलहाल 2 वीडियो हैं, और दोनों वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में उस पर बता रखा है कि किस प्रकार से प्रेसी राइटिंग करनी चाहिए। कोई पैसेज आपको दिया हुआ है
तो उसको किस प्रकार से प्रिसाइज करना चाहिए, किस प्रकार से समराइज करना चाहिए 1/3 में। ठीक है, तो देखो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपको क्या करना है कि ग्रामर के यूजेस करके कोई भी सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, और इस सेंटेंस को किस प्रकार से आपको छोटा करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें आपको ग्रामर की बहुत डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर की डीप नॉलेज नहीं है तो फिर आप उस तरीके से नहीं कर सकते, जबकि वो बहुत आसान तरीका होता है। और दूसरा तरीका जो यूनिवर्सल तरीका है, यूनिवर्सल मेथड है, और वो यूनिवर्सल मेथड क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पूरे पैसेज को, जैसे आपके ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे आप दिख रहा होगा, ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसको समझना है। उसका जो सेंट्रल आइडिया, देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंट्रल आइडिया। कोई भी पैसेज का अगर आपको सेंट्रल आइडिया पता चल गया, ठीक है, यानी जो मुख्य केंद्रीय विचार जिसको हम बोलते हैं, कि आखिर राइटर ने पैसेज में जो पैराग्राफ आपको दिया है, राइटर उसमें क्या कहना चाहता है, ये अगर आपको मालूम चल गया, समझ में आ गया तरीके से, तो फिर आप क्या करोगे कि उसको आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो सेकंड जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, देखो पहली तो ये है कि आपको समझ में आ जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। आपके माइंड में जो विचार चल रहे हैं, जो उसको पढ़ के आपको समझ में आया कि राइटर ये कहना चाहता है अब जो आपके विचार चल रहे हैं वो आपको अपनी भाषा में लिखना आना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या आती है कि किस प्रकार से लिखना चाहिए। ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो जो यूनिवर्सल मेथड है वही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपके सामने ये पैसेज आ जाता है, तो ज़्यादातर जो समस्या स्टूडेंट के सामने आती है, जो स्टूडेंट पेपर दिए हुए हैं वो भी इसको समझ ले, वो भी मेरी बात से रिलेट करेंगे कि उनके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि इस पैसेज को पढ़ के वो समझ ही नहीं पाते। और अगर समझ जाएं, चलो मोटा मोटा समझ जाएं कि भाई क्या है इस पैसेज में, क्या कहना चाहता है, एक माइंड में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए, तो उसके बाद में दिक्कत आती है कि लिखे कैसे। क्योंकि मैंने काफ़ी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ में ये समस्या देखी है। सबसे बड़ी बात तो है कि उनको पहली लाइन ही समझ में नहीं आती कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, और टीचर क्या कर रहे हैं, उनको लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। आपको लिखना पहले लिख के तो बताओ कि लिखना क्या है, लिखना कैसे है। आप उनको केवल, टीचर क्या कर रहे हैं, केवल उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसे लिखना चाहिए, और बड़े बड़े सेमिनार वो आयोजित करते हैं इसके ऊपर। और वो बड़े बड़े सेमिनार का टाइटल क्या होता है, हाउ टू प्रिसाइज, हाउ टू राइट अ प्रेसी, हाउ टू राइट एन एसे। लेकिन लिख के कोई नहीं बताता, नियम बता रहे हैं। और जब अभी प्रेसी राइटिंग के नियम है, प्रेसी राइटिंग के नियम तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है टीचर्स ग्रेड का, केवल उसमें रूल्स पूछे जाते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देखना, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि उससे संबंधित, रूल से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो रूल्स पूछे जाते हैं, वो केवल टीचर्स ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी आरएस के एग्जाम में, आरजीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, या कोई भी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसमें कभी भी रूल्स नहीं पूछे जाते, और टीचर रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं, बाद में इस बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। देखो सबसे पहले हम, आपके सामने ये जो प्रेसी है, सॉरी ये जो पैसेज है, ये आपके सामने है 200 वर्ड्स का, आपको दिख रहा होगा 200 वर्ड्स का पैसेज है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं कि आखिर इस पैसेज में राइटर कहना क्या चाहता है। अब देखो इसकी पहली लाइन है पैसेज की, जो आपको पैसेज दिया हुआ है, इफ़ यू वांट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू नीड गुड लीडरशिप। इफ़ यू वांट, अगर आप एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन चाहते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत है, यू नीड गुड लीडरशिप, एक गुड लीडरशिप की ज़रूरत है, यानी एक अच्छा नेतृत्व की ज़रूरत है। पहली लाइन आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल। आपके अब की बार जो ये पैसेज आया है बहुत ही ईजी आया था। और जब आप पैसेज को ध्यान से देखोगे तो देखो ये इसमें इन्फोसिस के बारे में आया, यानी ये जो पैसेज है ये एक प्रकार से जो इन्फोसिस के पहले चेयरमैन थे नारायण मूर्ति, उनका एक आर्टिकल एक किसी जर्नल में छपा था, उसके ऊपर ही, उसमें से इस पैराग्राफ को लिया गया है। तो देखो, इफ़ यू वांट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू नीड गुड लीडरशिप, यदि अगर आप एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन चाहते हैं तो आपको एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। ये पहली लाइन में क्लियर है। सेकेंड लाइन देखो, एक एक लाइन को पहले समझ जाओ आप, और देखो ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो क्योंकि मुझे इसमें केवल आपको आंसर नहीं बताना है, पहले से मैं लिख के नहीं लाया इसके अंदर, आपको समझाना है कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है,
तो देखो, वी नीड मैन एंड वीमेन हु आर डेयरिंग, हु कैन ड्रीम बिग एंड मेक सेक्रीफाइसेस। अब देखो, जो राइटर है वो आगे क्या कह रहा है कि वी नीड मैन एंड वीमेन, हमें ऐसे साहसी जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनकी आवश्यकता है। डेयरिंग का मतलब साहसी, क्लियर। ऐसे साहसी महिलाएं और पुरुष की आवश्यकता है हु कैन ड्रीम बिग एंड मेक सेक्रीफाइसेस, जो बड़े बड़े सपने देख सकें और त्याग करने को तैयार हो। मतलब जो त्याग करने को तैयार हो, सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, और जिनके मन में बड़ा सपना हो कुछ कर गुजरने का। ठीक है, ये पहली बात हो गई। चलो आगे देखो। लेट अस रिमेंबर द वर्ड ऑफ हेनरी डेविड थोरो हु सेड। अब यहाँ पे राइटर ने किसी हेनरी डेविड नाम के कोई व्यक्ति हैं या कोई राइटर हैं, कोई फिलोसफर हैं, उनके शब्दों को यहाँ पे कोट किया है। तो उन्होंने कहा कि चलो हेनरी डेविड के जो शब्द हैं उनको देखते हैं। अब हेनरी डेविड ने क्या कहा था? इट इज़ ट्रूली एनफ सेड दैट अ कॉरपोरेशन हैज़ नो कॉन्शियंस। हेनरी डेविड ने क्या कहा था कि ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी कंपनी की कोई अंतरात्मा नहीं होती। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। ठीक है, मतलब कॉन्शियस का मतलब, अंतरात्मा का मतलब है सोचने समझने की क्षमता, विवेकशीलता। क्योंकि कंपनी क्या होती है? एक निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। वो अपने आप से कोई सोच नहीं सकती, ना कोई डिसीजन ले सकती। तो हैंडी डेविड ने क्या कहा था कि इट इज़ ट्रूली एनफ दैट अ कॉरपोरेशन हैज़ नो कॉन्शियस, कि किसी कंपनी की कोई अंतरात्मा या कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। बट अ कॉरपोरेशन ऑफ कॉन्शियस मैन इज ए कॉरपोरेशन विद ए कॉन्शियस। लेकिन अगर उस कंपनी में कॉन्शियस पर्सन हो, कॉन्शियस का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं विवेकशील या ईमानदार, जिनकी अंतरात्मा जागी हुई हो, ऐसे व्यक्ति अगर उस कंपनी में मौजूद हों, तो उस कंपनी में क्या होती है? अंतरात्मा मौजूद होती है। यानी वो कंपनी क्या होती है? फिर लिविंग होती है, मतलब जीवित जीती जागती कंपनी होती है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया? कहने का मतलब फिर समझ लो कि हैंडी डेविड ने का जो कोट किया गया है वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि किसी कंपनी की कोई अंतरात्मा नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी में ईमानदार लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी एक अंतरात्मा जागी हुई है, उनकी आत्मा मरी हुई नहीं है, तो वो कंपनी क्या होती है? एक सच्चे विवेक वाली कंपनी होती है, या उसकी एक अंतरात्मा वाली कंपनी कहलाती है। क्लियर? चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, वी नीड बिजनेस लीडर्स विद इंटेग्रिटी। अब राइटर आगे क्या कह रहा है कि हमें ऐसे बिजनेस व्यावसायिक नेताओं की ज़रूरत है जो ईमानदार हों, या हम बोल सकते हैं जो सत्यनिष्ठ हों। क्लियर? तो अब आप देखो कि फिर से समझ लो, वी नीड बिजनेस लीडर विद इंटीग्रिटी, हमें ऐसे सत्यनिष्ठ व्यावसायिक नेताओं की जरूरत है। राइटर कहना चाहता है कि ऐसे नेता जो सत्य का पालन करने वाले हों या सत्य की राह पर चलने वाले हों। क्लियर? आगे देखो, वी नीड कॉरपोरेट चिफ्टेंस हु आर कमिटेड टू अ गुड वैल्यू सिस्टम, हमें ऐसे कॉरपोरेट जो व्यावसायिक प्रमुख हैं ऐसे चाहिए जो कमिटेड हों, यानी प्रतिबद्ध हों किसके प्रति? अ गुड वैल्यू सिस्टम, अच्छे मूल्यों के प्रति। मतलब अच्छे मूल्यों का मतलब है कि नैतिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति, समाज सेवा की भावना हो, कंपनी के प्रति ईमानदार हों, ऐसे देश के प्रति ईमानदार हों, ऐसे व्यावसायिक प्रमुख की आवश्यकता है। क्लियर? आगे देखो, दे शुड वॉक द टॉक इन डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर वैल्यूज। अब देखो, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है? जो बोला है उस पे चलना। टॉक का मतलब बातचीत या बोलना। तो जो बोला है उस पे चलना, यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड आ सकता है यहाँ पे, खरा उतरना। क्लियर? मतलब समझ में आ गई बात? तो वो कह रहा है कि उन्हें क्या होना चाहिए? अपने जो व्यावसायिक प्रमुख हैं उन्हें अपने मूल्यों पर, देखो, दे शुड वॉक द टॉक इन डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर वैल्यूज एंड बिलीफ्स, उन्हें अपने मूल्यों पर खरा उतरना चाहिए, अपने मूल्यों और विश्वास पर। यानी जो बात वो करते हैं, जो नीति ज्ञान की बातें वो बोलते रहते हैं कहीं भी, कहीं स्टेज मंच पर या कहीं कंपनी में किसी लोगों के बीच में, तो उस बात पर उनको खरा उतरना चाहिए। विदाउट दिस नो कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम विल एवर वर्क, इसके बिना कोई भी कॉरपोरेट जो प्रशासन है वो काम नहीं कर सकता या नहीं करेगा। ठीक है, तो राइटर यहाँ कहना चाहता है कि ऐसे व्यावसायिक प्रमुख चाहिए जो अपने बातों पर खरे उतरें
और उसके बिना, इन सब चीज़ों के बिना कोई भी कॉरपोरेट सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो, वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, सेड महात्मा गांधी। अब देखो राइटर ने हैंनरी डेविड के बाद में महात्मा गांधी के शब्दों को भी यहाँ पे कोट किया है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वी मस्ट बिकम द चेंज मतलब हमें वो बदलाव बनना चाहिए जो बदलाव हम विश्व में देखना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो बदलाव हम लोगों में, विश्व में, देश में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव हमारे अपने मन में होना चाहिए। क्लियर? आगे देखो, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ सक्सेस फॉर ए कॉरपोरेशन इज इट्स लॉन्जेविटी। अब देखो यहाँ राइटर क्या कह रहा है आगे कि जो श्रेष्ठ सूचकांक है, सूचकांक का मतलब है यहाँ पे पैमाना, किसी भी कंपनी, देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ सक्सेस फॉर ए कॉरपोरेशन, यानी किसी भी कंपनी की सफलता का जो सबसे अच्छा पैमाना है, उसका जो मेजरमेंट है, मापने का जो तरीका है, वो क्या है? इज इट्स लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी का मतलब होता है दीर्घकालिकता। अब यहाँ पे हम एक सामान्य शब्दों में ले सकते हैं, लंबे समय तक टिके रहना। क्लियर? मतलब कोई कंपनी अगर लंबे समय तक टिकी हुई है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के प्रति लोगों में विश्वास है। क्लियर है? बहुत सिंपल बातें हैं जो आप सभी जानते हैं। तो द बेस्ट इंडेक्स ऑफ सक्सेस फॉर ए कॉरपोरेशन इज इट्स लॉन्जेविटी, यानी किसी कंपनी की सफलता का जो पैमाना है वो है उसका लंबे समय तक मार्केट में टिका हुआ होना। ठीक है? द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ए कॉरपोरेशन इज प्रेडिकेटेड ऑन मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, वेंडर पार्टनर, द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अब आगे देखो राइटर क्या कहना चाह रहा है कि जो ये कर्मचारी हैं, कस्टमर हैं, वेंडर पार्टनर, जो वेंडर पार्टनर मतलब जो विक्रेता हैं, जो उस कंपनी का माल बेचते हैं। क्लियर? द गवर्नमेंट और सरकार और सोसाइटी, ये जो सभी हैं, कहने का मतलब कंपनी की जो दीर्घकालिक सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? मेंटेन मतलब किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कर्मचारियों पे, जो आपके जो ग्राहक है, कस्टमर हैं, विक्रेता हैं, सरकार और जो समाज है, उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने पर निर्भर करती है। ठीक है? हार्मोनियस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हार्मोनियस रिलेशनशिप का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण रिलेशन या संबंध। आपस में उनके क्या संबंध हैं, इस पर डिपेंड करता है किसी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता। क्लियर? ये समझ में आ गया? आगे देखो, दिस विल एनहेंस द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अस। तो ये क्या होगा? इससे उनका हम पर विश्वास और भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारे इन सबके बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध होगा तो इससे क्या होगा? लोगों में हम पर विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा जब आप इस तरीके से इसको समझ लेते हो। हालांकि एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास में इतना समय नहीं होता कि आप इतना धीरे धीरे पढ़ के उसको समझो किसी पैराग्राफ को। ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या करना है कि किसी भी पैसेज को एक बार समझ में नहीं आए, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप उसका हिंदी मतलब निकालो। कई बार क्या होता है कि हमको इंग्लिश में पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है, हालांकि उसका प्योर हिंदी मीनिंग हमको पता नहीं होता। ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट स्तर की हो। ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप 10, 15, 50, 100 पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज़ हम ऑनलाइन क्लासेस में भी करवाते हैं, स्टूडेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है? साथ साथ करवाते हैं इसी तरीके से, जिससे क्या होता है कि वो शब्दों को पकड़ना या लाइन का जो मीनिंग है वो पकड़ना सीख जाता है। क्लियर? चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, कॉरपोरेशन आर बेस्ट रन विद सिंपल बिजनेस रूल। अब देखो राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहता है? राइटर यहाँ पे कहना चाहता है कि कंपनी को सरल नियमों से चलाना बहुत ही अच्छा होता है। अब जो सिंपल बिजनेस रूल का मतलब है, मतलब कोई भी कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, इतने टिपिकल नहीं होनी चाहिए, या इतने जिसको हम बोलते हैं ऐसे नियम नहीं होने चाहिए कि ना तो कर्मचारियों को समझ में आते हो, ना पब्लिक को समझ में आते हो, या कोई कंपनी से कोई जुड़ना चाहता है उसको समझ में नहीं आते हो। कुल मिला के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उससे क्या होगा, उससे लोग कंपनी से जुड़ नहीं पाएंगे या लोगों में वो कंपनी अपना विश्वास नहीं बना पाएगी। सिंपल बिजनेस रूल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब सिंपल बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, समझने में आसान होते हैं, इजी टू फॉलो, ठीक है, उनको फॉलो करने में वो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, उन पर चलने में, एंड इजी टू कम्युनिकेट, और उनको समझने में या समझाने में किसी को वो बहुत ही आसान होते हैं, यानी समझने में और समझाने में और फॉलो का मतलब मानने में, तीनों में वो क्या होते हैं, ईजी होते हैं। कौन से, सिंपल रूल्स, ठीक है, जो वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी उनको भी समझ में आते हैं, और कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, कंपनी के जो कस्टमर हैं, उनको भी समझ में आते हैं, ठीक है। वैन, अब देखो, सॉरी, बिसाइड्स नो वन कैन चीट अदर्स विथ सिंपल रूल। इसके अलावा क्या होता है कि सरल नियमों से कोई किसी को धोखा भी नहीं दे सकता। नो वन कैन चीट विथ सिंपल रूल्स, क्योंकि जब रूल सरल होंगे तो ना तो कंपनी के कर्मचारी अपने कस्टमर को धोखा दे सकते हैं, ठीक है, ना इन्वेस्टर धोखा दे सकते हैं, ना वो धोखा खा सकते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, when formulating a business rule, we at Infosys ask ourselves if we are being fair to all the constituents, and if we are conscious will be clear if we implement the rule। अब देखो, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली है इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि इन्फोसिस में भी हम क्या करते हैं कि हम कोई भी नियम, व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ बिजनेस रूल, कोई भी नियम बनाते समय आस्क अवर सेल्फ, खुद से पूछते हैं इफ़ वी आर बीइंग फेयर टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि क्या हम सभी पक्षों के लिए न्याय संगत हैं, कि जो भी इस कंपनी से जुड़े हुए जो सामने वाले जो पक्ष हैं, चाहे वो कोई भी हो, कर्मचारी हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, ठीक है, या वेंडर पार्टनर्स हो, क्या उन सबके प्रति हम न्याय संगत हैं, यानी क्या हम बिल्कुल फेयर है उन सबके प्रति, एंड इफ़ वी आवर कॉन्शियस विल बी क्लियर इफ़ वी इम्प्लीमेंट द रूल, और जब हम ये रूल लागू करेंगे तो क्या हमारा विवेक साफ रहेगा। मतलब समझो ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम उनको रूल्स को लागू करेंगे, नियमों को लागू करेंगे, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि ये रूल क्या हम भी, हमारे लिए भी ईजी रहेंगे अपनाने के लिए। तभी हम सामने वाले से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इन रूल्स पर चलेगा। क्या हम खुद इन रूल्स पर चलने के लिए तैयार हैं? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आवर मोटो फॉर फेयरनेस इज गाइडेड फॉर बाय आवर बिलीफ दैट द सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस। अब देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात, और वो क्या बोली है इसमें से आपके क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए तो प्रेशर आइटम में, क्योंकि आपको ये कोड भी करना पड़ेगा, ये लिखना भी पड़ेगा इसका मीनिंग बना के। क्लियर? अब देखो, अवर मोटो फॉर फेयरनेस, यानी हमारी जो निष्पक्षता की जो प्रेरणा है, फेयरनेस का मतलब है यहाँ पे निष्पक्षता, और मोटो का मतलब वैसे तो उद्देश्य होता है, पर यहाँ पे आप ले सकते हो प्रेरणा। क्लियर? तो हमारी जो निष्पक्षता की जो प्रेरणा है इज गाइडेड बाय आवर बिलीफ, वो क्या है, हमारा विश्वास है। वो किससे निर्देशित होती है? हमारे विश्वास से। क्लियर बात समझ में आ गई? दैट द सॉफ्टेस्ट पिलो इज ए क्लियर कॉन्शियस, कि अब देखो, सॉफ्टेस्ट पिलो का मतलब क्या होता है? मुलायम तकिया। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मुलायम तकिया यहाँ पे एक प्रकार से राइटर ने जो यूज़ किया है वो किसके लिए किया है? सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लो। जो सॉफ्टेस्ट पिलो है वो एक साफ अंतरात्मा होती है। अब देखो, साफ अंतरात्मा होती है, इसका मीनिंग क्या है? ये एक प्रकार से प्रोवर्ब का यहाँ पे यूज़ किया है, और उस प्रोवर्ब का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मन को शांति अगर कोई चीज़, कौन सी चीज़ नहीं दे सकती, कोई चीज़ दे सकती है, तो वो होती है कि आपने एक ईमानदारी से अगर काम किया है तो फिर वो क्या होगी, आपको मन को शांति देगी। अगर आपने मान लो कि किसी के साथ बेईमानी करी है, तो वो, क्योंकि आपको तो पता रहेगा, क्योंकि देखो संसार में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन वो अपनी आत्मा को, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तो यहीं पे जो राइटर कह रहा है कि इससे ज़्यादा मन को शांति और कोई चीज़ नहीं दे सकती, जब आपको पता हो कि ये आपने ईमानदारी से काम किया है। यानी जब आपको ये पता हो कि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो यही चीज़ आपको मन को शांति दे सकती है। क्लियर? अब जो क्लियर कॉन्शियस, मतलब एक स्वच्छ अंतरात्मा की जो तुलना की गई है, वो सॉफ्टेस्ट पिलो से की गई है। यहाँ सॉफ्टेस्ट पिलो का मतलब है, आप ये कह सकते हो, अल्टीमेट कंफर्ट। अल्टीमेट पर कंफर्ट का मतलब होता है परम आराम की अवस्था, परम विश्राम की अवस्था। और वो परम विश्राम की अवस्था कब आएगी?
जब आपको ये पता हो कि आप अपने काम में ईमानदार हो। तो जब आप ईमानदार होंगे तो क्या होगा, आपको ना तो कोई पछतावा होगा, ना कोई डर होगा, ना कोई चिंता होगी। और फिर वो ये सब चीज़ें क्या होगी, आपको आराम से सोने की परमिशन देगी। मतलब जब आपके मन में कोई डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई एंजाइटी मतलब कोई चिंता नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपको आराम से सोने की परमिशन मिलेगी। मतलब आपकी आत्मा क्या होगी, आपको आराम से सोने की परमिशन देगी। देखो मैंने बहुत एक एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया। तो ये आपका पैसेज हो गया। अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो देखो, आप इसमें से चीज़ें निकालोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें से तीन, देखो मेरे हिसाब से इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मेन जो पॉइंट है, की पॉइंट है, वो तीन चीज़ें क्या है वो देखो। अब देखो जो तीन जो की पॉइंट्स हैं, वो पूरे पैसेज को पढ़ के जो मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल आइडिया आपको निकालना है, वो तो आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि तीन पॉइंट्स या दो पॉइंट या चार पॉइंट हमें जो भी मिलते हैं, वो पहले आपको माइंड में लिख लेना है, या फिर आपको अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, रफ रफ जो पेज पे। तो देखो पहला जो अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो राइटर ने जो बात की है, देखो पहले ही उसने कहा है कि गुड लीडरशिप और इस प्रकार से कमिटेड होना चाहिए, गुड वैल्यू वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, समाज के प्रति, देश के प्रति, कंपनी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, मतलब सब तरह की बातें करी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लीडरशिप है उसकी बात करिए यहाँ पे एथिक्स की, पहली बात, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, लीडरशिप की जो एथिक्स होती है, ठीक है, वो यहाँ पे बात की गई है इस पैसेज में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, तो यह बताया गया है कि जो किसी कंपनी की जो दीर्घकालिक सफलता है, वो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन हो गए, स्टेक होल्डर्स में कर्मचारी भी मान सकते हो, कस्टमर भी हैं, जो उनके वेंडर पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो उनके शेयर धारक के इन्वेस्टर हैं, वो सब। तो एक प्रकार से लॉन्जेविटी की यहाँ पे बात की गई है, तो वो भी आप लिख लो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लॉन्जेविटी थ्रू स्टेक होल्डर्स। और लेकिन स्टेक होल्डर का भी क्या, ट्रस्ट, उनका भी ट्रस्ट, क्लियर। ये दूसरी बात यहाँ पे की गई है। तो मैं आपको सिखाने के हिसाब से समझा रहा हूँ, इसलिए आप ये मत समझना कि बहुत धीरे धीरे ये वीडियो लंबा हो रहा है। लंबा होने तो आप समझो कि आपको करना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी, ताकि एग्जाम में आप फटाफट उसको करके आओ, 10 में से आपके 8 नंबर आ जाएं। थर्ड है आपका यहाँ पे जो लास्ट में जो उन्होंने बात करी है, वो यहाँ पे बात करी है सिंपल रूल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो, एक तो थर्ड नंबर हो गया सिंपल रूल्स। तो ये तीन चीज़ इसमें निकल के सामने आई है, क्योंकि जब आपकी तीन चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। अब जो यहाँ पे हैंनरी डेविड और डेविड थोरो क्या नाम था, और गांधी जी, उनके जो कोर्स दिए गए हैं और इन्फोसिस का जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, वो एक प्रकार से क्या है, हम ये मान सकते हैं कि वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप आ जाओ कि आप प्रिसाइज जब करेंगे तो उसकी पहली लाइन क्या होगी, ठीक है, वो आप देखो। पेज को हम चेंज कर दें क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखो, सबसे पहले, इससे पहले कि हम पहली लाइन लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइटल ही पूछा जाता है, तो टाइटल आप कई तरीके से आप लिख सकते हो। देखो टाइटल अगर आप जब आपको पैसेज को पढ़ जाओगे, तो सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि इसमें पूरी तरीके से शुरू से लास्ट तक एथिक्स की बात की गई है, ईमानदारी की बात की गई है, गुड वैल्यूज़ की बात की गई है। तो आप क्या लिखोगे टाइटल की, अगर हम बात करें, तो अगर हम पहले टाइटल की बात, चलो हम दो तीन टाइटल की बात करते हैं कि पहला टाइटल हम क्या माइंड में आपके आ रहा है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस बेस्ड ऑन एथिक्स, बेस्ड ऑन एथिक्स, ठीक है। तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो किस पे होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एथिक्स। ये इसका पहला टाइटल आपको समझ में आ रहा है। बेस्ट की जगह अगर आपको एंकर्ड भी लिख सकते हो आप, मीनिंग सेम है, लेकिन इजी लैंग्वेज के हिसाब से आप यूज़ करो बेस्ट, ठीक है।
बेस्ड ऑन एथिक्स। और ये आपको एक टाइटल समझ में आ गया। अब जो दूसरा टाइटल इसका हो सकता है वो हो सकता है कि जो सच्ची सफलता है वो, बिजनेस में सच्ची सफलता क्या होती है? लाभ से अधिक सिद्धांत। मतलब लाभ से अधिक सिद्धांत का होना चाहिए। मतलब कंपनी को लाभ की परवाह करने से ज़्यादा सिद्धांत की परवाह करनी चाहिए। कंपनी के जो लोग हैं या कस्टमर हैं या समाज में एक संदेश जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सभी जो सोशल मीडिया पे रहते हैं या समाज में सभी को पता होगा कि टाटा टाटा की एक अपनी वैल्यू है देश के अंदर। ठीक है, टाटा के बारे में बहुत कम लोग कोई होगा जो कहेगा, या ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि टाटा जो है, जिनका अभी रतन टाटा जिनकी अभी डेथ हुई है, तो टाटा की जो एक कंपनी की जो इमेज है वो एक बहुत ही अच्छी इमेज और गुड वैल्यू वाली इमेज है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ट्रू सक्सेस किसमें? बिजनेस में। बिजनेस में अब कैसे? सिद्धांत तो प्रिंसिपल्स ओवर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक टाइटल हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रू सक्सेस इन बिजनेस प्रिंसिपल्स ओवर प्रॉफिट। और छोटा अगर आपको टाइटल लिखना है तो केवल आप केवल इसको भी आप लिख सकते हो। ये भी एक तरीका होता है कि प्रिंसिपल्स ओवर प्रॉफिट, लाभ से अधिक सिद्धांत की बात। क्लियर? और अगर हम और समझें कि अगर हम उसमें से शब्द उठाएं, कॉन्शियंस, उसको अगर हम उठाते हैं तो हम ये कर सकते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस विद अ कॉन्शियंस, ये भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से हम टाइटल निकाल सकते हैं किसी भी पैसेज में से, जब हम उसको प्रिसाइज करने जा रहे हैं, समराइज करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अब आप आगे आ जाओ। यह तो हमारे होगी बात पैसेज की। जब पैसेज आपको समझ में आ जाएगा तो टाइटल निकालना भी आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पैसेज को पढ़ के समझने की ज़रूरत है। जो टीचर्स आपके बताते हैं कि यहाँ से लाइन, 2 लाइन यहाँ से हटा दो, जो इस तरीके से बताते हैं, 3 लाइन यहाँ से हटा दो और लिख दो। चक्कर ये है कि उन टीचर्स को भी लिखना नहीं आता, ना उनको प्रिसाइज करना आता, ना उनको पैराग्राफ करना आता, यहाँ तक कि इंग्लिश में 2 से 3 लाइन उनको लिखनी नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके बताते हैं आपको। और उन शॉर्टकट तरीके से जो पैसेज का जो मीनिंग है, जब आप लाइन को हटा हटा के लिखते हो तो पैसेज का जो मीनिंग है वही ख़त्म हो जाता है, और इसीलिए फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। क्लियर है? तो इसको समझ के करो। आप 50 से 100 पैसेज या 50 पैसेज भी इस तरीके से उनको प्रिसाइज कर लोगे प्रैक्टिस में, या कोई करवा देगा आपको जैसे हम करवाते क्लासेस में, तो आपको तरीका आ जाएगा किस तरीके से करना है। देखो समस्या क्या होती है, फिर आप समझ लो। स्टूडेंट जो आरएस की तैयारी करता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करता है किसी भी स्टेट लेवल की, ठीक है, किसी भी स्टेट की या सेंट्रल लेवल की, वो कभी भी इंग्लिश को उठा के ढंग से देखता ही नहीं है। वो 2 4 पैसेज भी करने लग जाएगा तो उसको लग जाएगा कि हाँ मुझे, मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो आगे भी करेगा। क्लियर है? चलो हम ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। पहले अब हम बात करते हैं किसकी, कि पहली लाइन क्या लिखोगे आप पैसेज की। आप बहुत ध्यान समझना इसको जो मैं समझा रहा हूँ। पहली लाइन क्या लिखोगे, हम बात करते हैं, चलो लाइन का नंबर भी डाल देते हैं कि जब आप प्रिसाइज करोगे, समराइज करोगे, तो आपकी फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए। अब आपके माइंड में जब आपने पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया तो आपको क्या मैंने क्या समझ में आ रहा है कि एक जो मजबूत नैतिक नेतृत्व जो है वो क्या है, एक प्रकार से जो गुड कॉरपोरेट है वो उसके एक प्रकार से क्या फाउंडेशन है, मतलब नींव है। ये पहली लाइन हो सकती है। देखो, मजबूत नैतिक नेतृत्व जो है वो एक अच्छे कॉरपोरेशन की नींव है। ये आप पहली लाइन समझ लो इसको। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग। मजबूत को आप क्या लिखोगे, देखो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर एथिकल, या आप लिख सकते हो। मजबूत हो गया और नैतिक हो गया, मजबूत और नैतिक। क्लियर? अब नेतृत्व, लीडरशिप कर सकते हो।
इज द, बहुत सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं मैं, इज द फाउंडेशन ऑफ किसकी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये आप फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हो। क्लियर है? देखो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एथिकल लीडरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक मजबूत और नैतिक नेतृत्व जो होता है वो एक अच्छे प्रशासन की नींव है। ये आप बहुत सिंपल लाइन है, और थोड़ा सा इसको और अच्छा लिखना चाहो, मान लो किसी को इंग्लिश थोड़ी सी आती है लिखनी, ठीक ठाक आती है, तो इसी को ही आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, गुड कॉर्पोरेट। अब यहां से शुरू करो सेंटेंस को, और गवर्नेंस रिक्वायर्स, ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स, यहां तक आ गया। अब क्या रिक्वायर है उनको, एक नैतिक नेताओं की, ठीक है, नैतिक मूल्य वाले जो नेताओं की। तो आप ये सीधा सिंपल लिखो, एथिकल लीडर्स, कर सकते हो, एथिकल लीडर्स की जरूरत है। अब कैसे एथिकल लीडर्स, जो जैसे को आपको यहाँ पे जो पैसेज में बताया गया था, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, हु ड्रीम बिग, बड़े सपने देख सकें, साहस पूर्ण तरीके से काम कर सकें, तो एक्ट ब्रेवली, ये भी आप कर सकते हो, एक्ट ब्रेवली, एंड जो वो कहते हैं उन पे वो चलें, ये भी लाइन आई थी इसके अंदर। तो एंड फॉलो व्हाट दे से, बहुत सिंपल लाइन लिखी है मैंने, धीरे धीरे बता रहा हूँ एक एक चीज़ को, ताकि आप समझ सको कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, और कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में। अभी तक देखो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर वाले में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया हमने, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, और नीचे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया। क्लियर है? तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स एथिकल लीडरशिप हु ड्रीम, ठीक है, हु ड्रीम बिग, एक्ट ब्रेवली, एंड फॉलो व्हाट दे से, ठीक है। अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए किसकी जरूरत है, एथिकल लीडर्स की, अच्छे नैतिक मूल्य वाले नेताओं की आवश्यकता है, जो बड़े सपने देख सकें, एक्ट ब्रेवली, साहसपूर्ण तरीके से काम कर सकें, ठीक है, देखते हो या करते हो, एंड फॉलो व्हाट दे से, और जो वो कहते हैं उस पर वो चलना जानते हो या उसका वो पालन करते हो। क्लियर है? देखो मैंने आपको बता दें कि एक, इसका मतलब ये सेकंड लाइन नहीं है, इसको आप पहली लाइन ही मानो, ठीक है, 1.1 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। क्लियर है? इसमें थोड़ा लिखोगे तो थोड़े शब्द बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो पैसेज है वो 200 वर्ड्स का है, और 200 वर्ड्स में से आप 60 से 70 वर्ड्स में आप इसको कर सकते हो। 75 हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 59 रह जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब देखो एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स, ये तो हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ दोबारा हम इसे, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, शब्द चेंज कर देंगे। जहाँ हमने एथिकल यूज़ किया ना वहाँ पे हम कर देंगे डेयरिंग, ठीक है, ये इसमें यूज़ भी हुआ है डेयरिंग। अगर आपको लाइन को चेंज करके अगर आप लिख रहे हो तो जो वर्ड पैसेज में यूज हुए हैं उनका यूज आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सीधी लाइन उठा के लिख दी वहाँ से, ठीक है। और वैल्यू वाले लीडर्स, तो इसके लिए आप बहुत सिंपल वर्ड है, वैल्यू ड्राइवन लीडर्स कर सकते हो। और बाकी जो है यहाँ का ये जो लाइन है, मतलब मैंने सिर्फ क्या करा, ये शब्द आपके, ये शब्द चेंज किए हैं, बाकी की जो हु करके, हु से जो सेंटेंस है, ठीक है, यानी जो आपका क्लोज है वो आप वैसे के वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ये आपकी पहली लाइन हो गई। और भी आप चेंज में बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ एक ही लाइन को लिखने के।
आप चाहे 10 तरीके 15 तरीके कितने भी तरीके आपसे आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसी प्रकार से जब हिंदी में संक्षिप्तीकरण आता है उसको भी आप वैसे कर सकते हो। क्लियर? अब देखो दूसरा तरीका अगर हम बात करें, ये भी 1.2 मान लो, यानी अभी तक हमने एक लाइन तो इस तरीके से लिखी है, एक लाइन ऐसे लिखी है, और एक लाइन को हमने इस तरीके से लिखा है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको लगे कि इसको ऐसा लिख सकते जो आपको ईजी लगे। ठीक है। अब देखो दूसरी बात जो हमें लिखनी है इसमें, तो किसी कंपनी का जो एक गाइडेंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं नैतिक मार्गदर्शन। ठीक है, किसी कंपनी का जो नैतिक मार्गदर्शन होता है वो किन लोगों से आता है? वो उन लोगों से आता है जो अच्छा काम करते हो, सही काम करते हो, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए उस व्यक्ति के जीवन में, उन लोगों के जीवन में, लेकिन वो लेकिन वो क्या करेंगे? हमेशा अपना काम सही तरीके से करेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो कि कंपनी में उनकी कोई भेजा भड़क हो जाए या कोई उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे? कंपनी के, समाज के, देश के भले के लिए काम करेंगे। क्लियर है? तो एक कंपनी, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लाइन की, प्रेसी राइटिंग की सेकंड लाइन आप कैसे लिखोगे? तो देखो अ कंपनीज मॉरल गाइडेंस, पहली लाइन यहाँ शुरू करो, अ कंपनीज मॉरल गाइडेंस। अब देखो हमने क्या लिखा है? किसी कंपनी का नैतिक मार्गदर्शन। ठीक है, अ कंपनीज मॉरल गाइडेशन, यहाँ पे हमने कंपनी को लिविंग माना है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। अपोस्ट्रोफी एस लिविंग, जब मानते हैं किसी चीज़ को या कोई लिविंग हो, उसके साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। क्लियर है? ये सारे रूल्स हम पहले क्लास के अंदर सिखाते हैं सब चीज़ों को, उसके बाद बताते हैं। अब वो आता है, ठीक है, कंपनीज मॉरल गाइडेंस कम्स, आता है के लिए बहुत सिंपल यूज़ करो, कम्स। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी मेरी? फ्रॉम पीपल, यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम पीपल, उन लोगों से आता है जो, तो जो के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव क्लोज है, हु से शुरू करो, जो सही काम करते हैं, हु डू द राइट थिंग। देखो बहुत सिंपल लाइन लिख रहा हूं मैं, हु डू द राइट थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो जाए के लिए हम करते हैं नो मैटर, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए वो क्या करेंगे? हमेशा सही काम करेंगे, और कंपनी का मार्गदर्शन उन्हीं लोगों से आता है। क्लियर है? तो किसी कंपनी का मार्गदर्शन उन लोगों से आता है, फ्रॉम पीपल हु डू द राइट थिंग, जो सही काम करते हैं, नो मैटर वॉट, चाहे कोई बात हो जाए। क्लियर है? अब देखो, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है मैंने आपके सामने। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका है थोड़ा सा मतलब इससे अपर लेवल का, वो हम क्या कर सकते हैं? 2.1 मान लो इसको। कंपनी क्या करती है? कंपनी को लाभ कैसे मिलता है? मान लो कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि हम पैसेज के अंदर ये बात आई थी कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो, सॉरी, प्रॉफिट नहीं, उनकी अंतरात्मा, कंपनी की, क्योंकि ये बात आई थी ना, कंपनी, किसी कंपनी की कोई अंतरात्मा नहीं होती, उनमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, ईमानदार लोग, केवल उन्हीं से ही उसकी, उनकी कंपनी की अंतरात्मा को पहचाना जाता है। ये बात आई थी, समझ में आ गई बात? तो आप क्या करोगे? उसी चीज़ को लिखोगे, जो कंपनीज होती है, ठीक है, आप अब आप प्लूरल का यूज़ करो, कि जो कंपनीज होती है वो क्या करती है? गेन करती है। गेन क्या करती है? एक विवेक गेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कंपनीज गेन अ कॉन्शियस, केवल क्या, केवल के लिए आप यहां लगा दो ओनली थ्रू। ठीक है, अब किससे आता है? कंपनी को जो विवेक, यानी जो उनको जो अंतरात्मा की जो प्राप्ति होती है, या कंपनी को एक विवेकशील कंपनी जो माना जाता है, वो केवल जो प्रिंसिपल्ड पीपल हैं,
यानी जो सिद्धांतवादी लोग हैं उनसे आता है। तो आप यहाँ बिल्कुल सिंपल लिखो, प्रिंसिपल्ड पीपल, ये तो कर सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। कंपनीज गेन अ कॉन्शियस ओनली थ्रू प्रिंसिपल्ड पीपल। अब आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप एग्जाम में करके आ सकते हो। मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपके कोई एक सिंगल नंबर भी कटने के चांसेस नहीं है। अब ये तो आपको पता है कि आपने जो लाइन पढ़ी थी कि किसी कंपनी की कोई अंतरात्मा नहीं होती, उसी चीज़ को आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। लेकिन मेरा मतलब, मेरा मानना है कि दो तरीके आपको बिल्कुल सही समझ में आ गए होंगे। और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये दो लाइन समझ में आ गई। पहली लाइन हमने क्या लिखी कि एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एथिकल लीडर्स की आवश्यकता है, क्लियर। दूसरी लाइन हमने क्या लिखी, जो कंपनी का जो मोरल गाइडेंस है यानी नैतिक मार्गदर्शन है, वो किन से आता है, उन लोगों से जो सही काम करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लियर। अब हम लिखेंगे थर्ड लाइन, ठीक है। मतलब प्रिसाइज करते समय हमारी थर्ड लाइन क्या होनी चाहिए, वो थर्ड लाइन होनी चाहिए कि एक कंपनी की जो सफलता की हम बात कर रहे थे ना लास्ट में, लॉन्जिविटी के बारे में, तो एक कंपनी की जो सच्ची सफलता होती है, अब आप देखो कोई भी कॉरपोरेशन की सच्ची सफलता, तो आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल है, अ कॉरपोरेशन, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करा, कॉरपोरेशन को भी व्यक्ति मान लिया, तो व्यक्ति मान लिया तो अपोस्ट्रोफी एस, क्लियर। हमने क्या मान लिया, व्यक्ति मान लिया। तो जब व्यक्ति मान लिया तो अ कॉरपोरेशन सच्ची सफलता, ट्रू सक्सेस, अपोस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक है, ट्रू सक्सेस, क्लियर है यहाँ तक। और देखो ये जो लाइन, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको भी आप चाहो ना तो थोड़ा चेंज कर सकते हो। मैं बार बार नए नए तरीके क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई तो तरीका आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये सही है, क्लियर। अब मैंने केवल ये जो एक फ्रेज लिखा है, इसको भी आप थोड़ा सही अलग तरीके से कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, ट्रू सक्सेस, सॉरी ट्रू सक्सेस मत करो, इसको करो ट्रू कॉरपोरेट सक्सेस, ये तो कर सकते हो, ट्रू कॉरपोरेट सक्सेस, ठीक है। या तो आप ये वाली लाइन लिखो या फिर आप ट्रू कॉर्पोरेट सक्सेस लिखो, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। अ कॉरपोरेशन ट्रू सक्सेस ये भी सही है, ट्रू कॉर्पोरेट सक्सेस ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, वो मापी जाती है। अब आप देखो क्या लिखोगे, ये जो किसी भी कॉरपोरेट उसकी जो सफलता है वो मापी जाती है, पहले तो मेरे को मापी जाती है। अब जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ ये पैसिव वॉइस में है, मापी जाती है, तो आप क्या करोगे, इज मेजर्ड, बहुत सिंपल बताया मैंने। और किसके द्वारा मापी जाती है, आपने पैसेज में क्या पढ़ा था, उसकी दीर्घकालिकता के कारण। और दीर्घकालिकता को आप क्या बोलोगे, बाय लॉन्जेविटी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये उसकी लॉन्जेविटी से मापी जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसको आगे बढ़ाओ तो ये भी कर सकते हो, बिल्ट ऑन ट्रस्ट, विश्वास का निर्माण करके। अब किसके साथ में, देखो ये तो सब समझ लो, बाय लॉन्जिविटी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब ये जो नेक्स्ट इसको आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बिल्ट ऑन ट्रस्ट, अब किसके साथ में, ये विश्वास किसके साथ में कायम करोगे आप, विद एम्प्लॉइज, क्लियर है, एम्प्लॉइज के साथ में। दूसरा क्या था, कस्टमर के साथ में, ये भी क्लियर हो गया। और एक क्या था, पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ में। अब या वेंडर पार्टनर लिखो चाहे पार्टनर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एंड सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ में, ठीक है। तो एक कंपनी की जो सफलता है वो देखो, दो चीज़ें मैंने बता दी इस लाइन में। एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेट सच्ची सफलता है वो किससे मेजर मापी जाती है, बाय लॉन्जिविटी, वो उसकी लॉन्जिविटी से, ठीक है।
और बाय इट्स लॉन्जिविटी भी कर सकते हो। मैंने इट्स इसलिए लिखा था क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज कर रहे हैं, और प्रिसाइज करते समय, समराइज करते समय जितने शब्दों को हम हटा सकते हैं, ठीक है, वो हमें हटाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, बिल्ट ऑन ट्रस्ट, और ये विश्वास का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, विद एम्प्लॉयज, सॉरी, किसके साथ में, विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर के साथ, पार्टनर्स के साथ, और सोसाइटी के साथ। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये तीसरी लाइन आपको समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट लाइन भी हो गई, सेकंड लाइन भी हो गई, और थर्ड लाइन भी हो गई। अब आप फोर्थ लाइन क्या लिखोगे? देखो, 4-5 लाइन से ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। 4-5 लाइन में जो पैसेज में कहा गया है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अब बात चल रही है यहाँ पे लास्ट वाली जो बात है, लास्ट भी नहीं बोलेंगे इसको, हम सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, सिंपल रूल्स के बारे में। क्लियर? तो देखो, आपको क्या लिखना है, कोई भी जो सिंपल रूल्स है वो ज़रूरी है। अब किसके लिए ज़रूरी है? एक तो फ्रॉड को रोकने के लिए, जो भी चीटिंग होती है, चीटिंग को रोकने के लिए, और विश्वास को कायम करने के लिए। क्लियर है? तो आप यहाँ से शुरू करो सेंटेंस को, सिंपल रूल्स। अब देखो, फोर्थ लाइन क्या लिखोगे, सिंपल रूल्स, और इसको भी थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, एंड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट तो कर सकते हो ना भाई, ये क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। अगर पारदर्शिता रहेगी तो उससे क्या होंगे, फ्रॉड नहीं होंगे। तो सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस रूल्स। क्लियर है यहाँ तक? जो सिंपल और ट्रांसपेरेंट जो बिजनेस रूल्स हैं वो जरूरी है। अब जरूरी है के लिए क्या करोगे, आवश्यक है के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आर असेंशियल। क्लियर है? वो जरूरी है किसके लिए, रोकने के लिए। तो टू प्रिवेंट, अब क्या रोकने के लिए, फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए। क्लियर है? बहुत सिंपल है, फ्रॉड तो आप सभी जानते हो, ये शब्द तो फ्रॉड को रोकने के लिए। एंड फेयरनेस को क्रिएट करने के लिए या एंश्योर करने के लिए। तो यहां पे लिखो एंड एंश्योर फेयरनेस। कर सकते हो ना? बहुत सिंपल बताया मैंने कि फोर्थ लाइन आप क्या लिखोगे। अब वैसे फोर्थ लाइन को अब लिखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है, इसको आप कर सकते हो। और क्योंकि इसको भी थोड़ा और तरीके से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? और जब बड़ा हो जाएगा तो आप भी कन्फ्यूज होगे, मैं सिंपल बता रहा हूँ इस समय। अब देखो, पांचवा तरीका, सॉरी पांचवा तरीका नहीं, फिफ्थ लाइन क्या लिखोगे। अब देखो, फिफ्थ लाइन में सॉफ्टेस्ट पिलो की बात की गई थी, जो वहाँ पे प्रोवर्ब का जो उसने यूज़ किया है, ठीक है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मेटाफर का यूज़ किया है। तो मेटाफर का जो यूज़ किया है उसको थोड़ा सा खोल के आपको लिखना है। और हमने क्या बात की थी लास्ट में कि कोई भी ऐसी चीज़ वो आपके मन को शांति नहीं दे सकती। और मतलब मन को शांति क्या दे सकती है, कि जब आपको पता हो कि आपने ईमानदारी से काम किया है, किसी के साथ में कोई बेईमानी नहीं की है। क्लियर है? चलो, तो फिफ्थ लाइन लिखते हैं हम। फिफ्थ लाइन क्या लिखेंगे, आप कुछ नहीं से शुरू करो सेंटेंस को। और कुछ नहीं से जब शुरू करते हैं तो इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है उनका यूज़ कर सकते हो, नथिंग। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव हैं, कितने प्रकार, ये सब चीज़ें ग्रामर की क्लास में हम बताते हैं, ताकि जब आप यूज़ करो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये मान के चलो कि जो भी टीचर आपको कहता है ना कि इसको ऐसे कर जाना, या कोई पैराग्राफ के लिए बोलते हैं याद करके चल जाना, वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। ग्रामर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आते हैं एक तो उसमें से। दूसरा क्या है कि उनके यूजेस आप कर पाओ, कब कर पाओ, प्रिसाइज करते समय, पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन करते समय उनका आप यूज कर पाओ। उस तरीके से हम ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है? यह आपको पढ़नी चाहिए।
अब देखो नथिंग ब्रिंग, और ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रिंग्स आएगा, क्योंकि नथिंग क्या है, एक प्रकार से सिंगुलर है। नथिंग ब्रिंग्स ग्रेटर, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, ये आप कर सकते हो यहां तक। देन नोइंग you acted with, अब यहाँ पे आप इंटेग्रिटी भी कर सकते हो, वैसे सिंपल शब्द है, इंटेग्रिटी का यूज़ कर लो, विद इंटेग्रिटी, और विद ऑनेस्टी भी कर सकते हो। क्लियर है, ऑनेस्टी भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि सिंपल इंटेग्रिटी वहाँ यूज हो गया सेंटेंस पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पे वो कर लो। अब क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि नथिंग ब्रिंग्स ग्रेटर पीस ऑफ माइंड देन नोइंग यू एक्टेड विद इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी, इससे अधिक मन को शांति और कोई चीज़ नहीं दे सकती कि जब आपको, देन नोइंग यू एक्टेड विद इंटेग्रिटी, जब आपको पता हो ना कि आपने ईमानदारी से काम किया है, इससे अलग कोई और चीज़ आपको शांति नहीं दे सकती। क्यों? अब उसके लिए आप लगा दो बिकॉज, बिकॉज ये आपको अलाउ करती है, तो बिकॉज इट अलाउज, किसको करती है? आपको, तो आप क्या करोगे? यू, यहां तक आप कर सकते हो। किसके लिए अलाउ करती है? आराम करने के लिए, तो टू रेस्ट, किसके बिना? विदाउट, किसके बिना? बिना पछतावे के। अब पछतावा भी आप कर सकते हो, और पछतावा सही शब्द है यहाँ पे, विदाउट रिग्रेट। डर, डर के लिए आप क्या करोगे? फियर, और आप क्या कर सकते हो? एंजाइटी, एंजाइटी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लास्ट वाला जो लाइन है वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगी होगी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा जो सॉफ्टेस्ट पिलो के बारे में राइटर ने लिखा है, नारायण मूर्ति ने, तो थोड़ा सा हमको उसको खोल के लिखना है। तो लास्ट वाली लाइन जो है वो थोड़ी फिलोसफिकल हो गई, तो फिलोसॉफिकल पैसेज भी पूरा फिलोसॉफिकल है, तो आपको लास्ट में थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ोगे 3-4 बार, तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। क्लियर है? तो नथिंग ब्रिंग्स ग्रेटर पीस ऑफ माइंड देन नोइंग यू एक्टेड विद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, बिकॉज इट अलाउज यू टू रेस्ट विदाउट रिग्रेट, फियर एंड एंजाइटी। कर सकते हो। तो इस प्रकार देखो, फर्स्ट लाइन हो गई, यह आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, और यह आपकी सेकंड लाइन हो गई प्रिसाइज की, प्रेसी की, यह आपकी थर्ड लाइन हो गई, और यह आपकी फोर्थ लाइन हो गई, और यह आपकी फिफ्थ लाइन हो गई। ठीक है, टोटल कर लेना 60 से 70 शब्दों के बीच में बैठेगी, या 55 भी बैठ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो आप कहना जो राइटर कहना चाहता है वो बहुत संक्षेप में आपको कहना या लिखना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से, और आपने देखा होगा जब आप YouTube पे RS मैन पेपर फॉर सॉल्यूशन या आंसर की जब आप लिख के डालोगे, तो जिस तरीके से मैंने करवाया है, एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो उसने करवाया हो। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आता, और वो पूरे साल स्टूडेंट को धोखा देते रहते हैं कि उनको बताते रहते हैं यहाँ से कर लो, इस किताब से पढ़ लो। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से मैंने लिखा है, ऐसा स्टूडेंट को लिखना नहीं आता। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम लेंगे पैराग्राफ ले लेंगे। कमेंट करके बताना आपको क्या लेना चाहिए, पैराग्राफ लूँ, रिपोर्ट लूँ, कॉम्प्रिहेंशन लूँ, या एलेब्रेशन लूँ, जो भी आप चाहते हो आप कमेंट करो, और इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, और अभी ऑनलाइन कोर्स भी हमारा चल रहा है, ऑनलाइन है। उसके बारे में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए ऑनलाइन कोर्स के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में, पेपर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8233955973। फ़ोन भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है फ़ोन कभी कभार नहीं उठाया जाता, तो आप मैसेज कर दो जो भी आपको जानकारी चाहिए। और इसके बाद में कौन सा वीडियो आप चाहते हो उसका, इस पेपर जो 2024 में जो पेपर हुआ है उसका उसका टॉपिक आप कमेंट में लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।